हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहां पर कंप्लीट रिव्यू एंड फुल एनालिसिस देखने वाले हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है इसमें। और जो मेरा एग्जामिनेशन 24 जून को पहले ही दिन, ठीक है, एग्जामिनेशन 24 जून से स्टार्ट हुआ, इसकी सेकेंड शिफ्ट में था और क्या रहा मेरा स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए। जिनके पास भी अभी 4-5 दिनों का टाइम या 7-8 दिनों का टाइम है, वो अब क्या स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बात करेंगे। हाँ, पेपर कहां से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको दो सोर्स मैं बताने वाला हूं, एक तो फ्री सोर्स, एक नॉमिनल फीस के साथ में आपको यहां पर जिनके पास भी थोड़ा टाइम है ना, 5-6 दिनों का, 4-5 दिनों का, तो वो यहां पर इस पे रिलाई कर सकते हैं, इस थोड़े से नॉमिनल फीस वाले पर भी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना एग्जामिनेशन के लेवल की, तो पेपर का एग्जामिनेशन मॉडरेट तो डेफिनेटली कहेंगे। जिन्होंने पढ़ा है उनको भी मॉडरेट लग सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछने का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं वो घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन इजी है लेकिन घुमावदार है। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि बताओ भारत की राजधानी दिल्ली है ये, वो तो ये पूछेगा, घुमा के पूछेगा एशिया महाद्वीप में जो एक देश है, ठीक है, वो बोलेगा चाइना के साइड में है और पाकिस्तान के राइट में है, तो बताओ उस देश का नाम क्या है और उसमें कितने राज्य है, ठीक समझ रहे हो। इस प्रकार से घुमा घुमा के पूछेगा। साइंस में तो डेफिनेटली घुमा के पूछेगा, क्योंकि वो दे रहा है स्टेटमेंट, क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, बताओ इन तीनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो दे रहा है मैच द कॉलम, यहाँ पे 3 दे दिए, 1 2 3, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ी बनाओ, आप समझ रहे हो। डायरेक्ट नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपको जोड़ी बनाना है, कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट को पहचानना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल तो इजी है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो कहीं ना कहीं पेपर की प्रकृति को यहाँ पर मॉडरेट की साइड या मॉडरेट से टफ की साइड में लेके जाता है, जिनके यहाँ पर प्रिपरेशन कम है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जो सब्जेक्ट्स की बात है, जैसे हमारे पास में मैथ्स है, यहाँ पर क्या है साइंस है हमारे पास में, इसके अलावा इसमें इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है जो है सब्जेक्ट्स में। आपको मैथ्स में भी अच्छा कमांड चाहिए, साइंस में भी चाहिए। अब जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है भाई, वो साइंस में कैसे यहाँ पर अच्छा कर सके, तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे यहाँ पे मैथ में अच्छा करे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन भी जो है ना, हलवा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं तो ये बोलूंगा हलवा बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो अच्छे स्टूडेंट्स है मैथ्स बैकग्राउंड से भी है, उनको भी कहीं ना कहीं 2-3 मिनट का यहाँ पे टाइम डेफिनेटली लगेगा। क्वेश्चंस का लेवल जो है घुमावदार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट भले इजी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वो मांग रहा है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए ना पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल घुमावदार है, कॉन्सेप्ट इजी है, पढ़ा हुआ है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर है, तो आप टाइम देकर क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश पूछ रहा है, अब हर एक स्टूडेंट अपने एमपी वालों के लिए इंग्लिश अच्छी होती नहीं है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, वो ही यहाँ पे अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो हिंदी तो ठीक है, हिंदी आप बना सकते हो अगर आपको यहाँ पर चैप्टर्स पे कमांड है, ठीक है, टॉपिक्स पे कमांड है, तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा साइंस दे सकता है और मैथ्स दे सकता है, जो स्पेशली मैथ बैकग्राउंड के नहीं है या फिर जो थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा डाउन फील करते हैं। सोशल साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी बात करेंगे कि सोर्सेस यानी कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अभी बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो सिलेबस, देखो इसमें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि भाई देखो जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो यहाँ पर पैटर्न है और जो फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी का जो पैटर्न है, सब्जेक्ट तो जो 5 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन थे भाई, लेकिन कॉमन होने की वजह से ये कंफ्यूजन था कि भाई फॉरेस्ट में जैसा पेपर आ रहा था क्या वैसे ही हॉस्पिटल असिस्टेंट में आएगा, तो भैया इसका आंसर है ऐसा नहीं आ रहा है। दोनों का यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन में जो पूछा गया जो टॉपिक्स है वो डिफरेंट है, सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक्स डिफरेंट है। टॉपिक्स कौन से, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही तो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल इस प्रकार की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वैसा पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, पटवारी इस प्रकार की तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो यहाँ पर एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में सक्सेस होना उनका इम्पॉसिबल है।
क्योंकि पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक यहाँ पर अपोजिट है मान लो भाई, ठीक है। तो वो यहाँ पर समझ जाए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है जो सिलेबस में मेंशन है। एमपी के अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको यहाँ पर जो सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उस पर कमांड करनी है। क्लियर हो चुका है ये वाला पॉइंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो सिलेबस वही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी इधर उधर कुछ नहीं देखना है। गुड अटेम्प्ट एंड सेव स्कोर की भी बात करेंगे। देखो इस पे दो चीज निकल के आती है। गुड अटेम्प्ट, अब देखो दो तरीके की स्टूडेंट है भाई, जिनको कुछ नहीं आता। हम तो भैया गए हैं सीधे तुक्का मारने के लिए, तो भैया तुक्का मार रहे हैं तो आपके लिए तो पूरे 100 में से 100 ही गुड अटेम्प्ट है। आप तो पूरा मार गया, कुछ नहीं आता ना, पूरा मार दो, पूरा मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी कुछ नहीं आता, वैसे भी नहीं होना है, तो आप तो बस पूरी किस्मत पे खेल दो। आप कम लगा के, आपको कुछ नहीं होने वाला है कम लगा के भी, तो आप पूरा लगाओ। जिनको बहुत कुछ आता है, मतलब जिसको सब कुछ आता है, आप पूरे लगाओ। आप किसका वेट कर रहे हो, आप भी पूरा लगा दो। सब कुछ आता है लगाओ पूरा, सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है लगा दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। फुल अटेम्प्ट किसको लेना है, जिसको कुछ नहीं आता और जिसको सब कुछ आता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जो एवरेज है या अबो एवरेज है, आपको क्या करना है। बिलो एवरेज, अबो एवरेज, आप लोगों को क्या करना है, आपके लिए गुड अटेम्प्ट मायने रखता है, ठीक है। आपको क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग है 1/4, 4 गलत पे 1 नंबर माइनस, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, गुड अटेम्प्ट यहाँ पे सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि इन 100 सवालों में, ठीक है, टाइम की कमी नहीं है, 120 मिनट का टाइम है। आपको देखना है कि इन 100 सवालों में ऐसे कौन से वो 50 से 60 सवाल रहने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली 100% आप श्योर हो कि इन 50 से 60 सवालों का ये राइट आंसर होने वाला है। अगर आपने 50 से 60% पेपर को बिल्कुल श्योर शॉर्ट होके कर लिया सॉल्व, तो आपको अब यहाँ पे केयरफुल हो जाना है। क्या हो जाना है, केयरफुल हो जाना है कि आने वाले जो हमारे पास में और 40, ठीक है, या 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, इनमें अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको छाड़ना है, क्योंकि टाइम की तो कमी नहीं है। आप थोड़ा सोच विचार करके यहां पर लगा सकते हो, और यहां पे आपको 20 से 25 सवालों पे रिस्क लेना है, जिनमें आपको डाउट है कि भैया इसका, देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, और इन चारों ऑप्शन में अगर आपने एक को एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये डीबीएस का आंसर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि ये ए या बी में से तो इसका आंसर डेफिनेटली होने वाला है, अब क्या इसको लगाओ या छोड़ दूं, तो भैया मेरा यहां पर आंसर रहने वाला है। आपको इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। हो सकता है इसका आंसर ए हो, या हो सकता है इसका आंसर बी हो, लेकिन 50-50 के वाले केस में आपको डेफिनेटली, जिस पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लगा दो, नहीं आ रहा आंख बंद करके लगा दो, लेकिन लगा दो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 20 से 25 सवाल पे लेना ही है। ये 50-50 वाले में क्या बोल रहा हूं, हो सकता है कि भाई इसका ए आंसर हो, कोई दूसरे सवाल में बी आंसर हो, आपका एक में गलत लग जाए, एक में सही लग सकता है, ठीक है। 50-50 वाले में तो केस में वही है कि 1/2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी होने वाली है। आने वाले 40 में से 20 सवालों में आपने रिस्क ले लिया मान लो, तो 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। 25 सवाल आपने रिस्क ले लिए, तो 50-50 वाले केस में बात कर रहा हूं ये चीज कि भाई 25 सवालों के रिस्क ले लिए, 12 सही हो गए या 13 सही हो गए और 12 गलत हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब 60 पे थे तो कहीं ना कहीं इस 12 सही करने पे आप कितने पे पहुंच जाओगे, 72 पे, और 12 गलत करने पे 1/4 के हिसाब से आपके कितने माइनस होंगे, 3 नंबर, तो आप कहीं ना कहीं 69 पे हो, ठीक है। तो यहां पर 20 से 25 सवालों पे रिस्क लेना यहां पर आपको डेफिनेटली चाहिए, और आपको थोड़ा और लेना है तो आप इसको 20 से 30 सवालों तक भी ले जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि इसका जो गुड अटेम्प्ट मैं कहूंगा 80+ में यहाँ पे होना चाहिए, 80, 85 या 90 तक आप ले जा सकते हो, लेकिन इसके बाद मत लो भाई, ठीक है। 10 से 15 सवाल आप यहाँ पे लीव करना चाहिए, क्योंकि जो आपके 2-3 नंबर माइनस होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं 6-7 नंबर माइनस हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे फुल अटेम्प्ट करने का प्रयास करोगे, तो वो बेमतलब का है। अगर आपको चारों ऑप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ रिस्क उसी पे लो, या तो जहाँ पे 50-50 का आपका केस बन रहा है, या तो 3 ऑप्शन में डाउट है वहां पे भी ले लो भाई, लेकिन ये वाले ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 4 से 5 ही सवाल ऐसे होने चाहिए जिसपे आपको 3 पे डाउट है, 2 पे डाउट है, 2 पे आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे ले लो भाई, ठीक है। 10-15 सवाल, 20 सवाल तक यहाँ पे रिस्क ले लो, ठीक है। क्लियर हो गया, गुड अटेम्प्ट समझ में आ गया। 80 to 85 तक प्रयास करना है जो एवरेज स्टूडेंट्स है। अगर आपके 50 से 60 सवाल तक डेफिनेटली श्योर शॉर्ट हो रहा है तो आप ले लो भाई, 80-85 तक अटेम्प्ट कर दो, ठीक। तो भी आप 70 तक रहोगे और एक 65 से 70 तक रहोगे, ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट हो सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि 3-4-5 नंबर तक बढ़ जाए, ठीक है। 65 से आप 5+ होके अपना 70 तक हो जाए, 70 वाला 75 तक हो जाए, तो यहाँ पर
इसमें कोई वैल्यू देखने, मतलब एक बार मेरा भी यहाँ पर जो है 6 मार्क्स का इंक्रीज हुआ था। जो पिछला वाला एमपी फॉरेस्ट वाला एग्जामिनेशन था 66 से मेरा यहाँ पर 72 तक गया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई 6 मार्क्स नहीं बढ़ सकते, बढ़ सकता है, किसी का 3, 4, 5, 6 नंबर तक बढ़ सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 65-70 यहाँ पर एक सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। चले आगे, सेफ स्कोर वाला मामला क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेरा यहाँ पर 24 जून की सेकंड शिफ्ट में क्या रहा स्कोर, कितने मैंने अटेम्प्ट किए। देखो मेरा तो फाइनल था कि भाई मैं अपने को लगाना है 100 में से 100, चाहे कुछ आए तब भी हम लगाएंगे, कुछ ना आए तब भी हम 100 लगाएंगे, ठीक है। अपना फुल फाइनल था पहले से ही और हमने वही करा भी, ठीक है। 100 में से 100 लगाया। करेक्ट की अगर मैं बात करूं और इनकरेक्ट की बात करूं, 79 करेक्ट होते हैं, 21 इनकरेक्ट होते हैं, और जो यहाँ पर स्कोर निकल के आता है अप्रॉक्स 74 मान लो। अभी नॉर्मलाइजेशन पे है, नॉर्मलाइजेशन बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है 1-2 नंबर माइनस होके 72 तक पहुंच जाए, या फिर 2-3 नंबर प्लस होके ये कहीं ना कहीं 77, 78 या 80 तक भी पहुंच जाए, ठीक है। 80 तक तो नहीं होगा, हो सकता है +2 +3 देखने को मिल जाए, 77, 78, ठीक है। इस प्रकार का कुछ यहाँ पे 75 प्लस यहाँ पर जो है मेरा फाइनल स्कोर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 79 जो है ये इस पेपर में, जहां पर जो है रीजनिंग नहीं है, मैथ्स के उतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं आ रहे, अर्थमेटिक नहीं आ रहा है, एडवांस मैथ पूछ रहा है, ऐसे में जहां पर सोशल साइंस या फिर साइंस से हिंदी इंग्लिश का ज्यादा वेटेज है, एक 79 यहाँ पर जो है करेक्ट होना एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। आप जितने भी अभी यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो 70-75 करेक्ट भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 20-25 माइनस करके वही 65 से 70 की रेंज में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर जो स्कोर बनता है 74 अप्रॉक्स में, तो ये यहाँ पर एक माइनस काट करके 74 काफी अच्छा स्कोर रहने वाला है, और जो 79 करेक्ट हुआ है ये भी एक काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये पेपर का जो नेचर है या फिर जो इसका यहाँ पर सिलेबस या सब्जेक्ट है उस हिसाब से ये काफी अच्छा स्कोर रहने वाला है, ठीक है। और आप लोग भी ये स्कोर नहीं तो कम से कम 70 प्लस जाने के लिए आपको जो है ना 70 प्लस अब काफी इक्का दुक्का ही स्टूडेंट्स का जा रहा है। पूरे अगर लैब में देखोगे कोई भी सेंटर पे तो 70 प्लस आपको 1 या 2 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ 70-75 जा भी रहा तो माइनस करके वही 65-68 पे आ जा रहा है। जो मैक्सिमम जो 95% अगर जनसंख्या अगर हम देखें यहाँ पर कैंडिडेट्स, तो वो 50 से, ठीक है, समझ रहे हो, 50 से 55-60 के अंदर ही सिमट जा रहा है भाई। 80% तो ये मान लो कि भाई 50 के बिलो 50 ही यहाँ पे रह जा रहा है, ठीक है। तो कंपटीशन सिर्फ यहाँ पर 70 प्लस या 65 प्लस वालों में ही है यहाँ पर, ठीक है। तो 65 प्लस वाले जो है यहाँ पर जो है उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप SC/ST या EWS से हैं तो 65 प्लस पे उम्मीद रख सकते हो, और जनरल OBC वाले हो तो कहीं ना कहीं 68 के ऊपर में, क्योंकि भी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, तो 68-65 से ऊपर वाले आप भी यहाँ पर उम्मीद रख सकते हैं आपके यहाँ पर रिजल्ट के लिए। बात कर लेते हैं सिलेबस की, टॉपिक्स की, क्या इंपॉर्टेंट है उस पर। देखो हिंदी की बात करें ना, तो हिंदी में जितने भी यहाँ चैप्टर्स यहाँ पर जो मेंशन है उन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। कहां से पढ़ना, तो भैया 10वीं का 10th क्लास का जो NCERT बुक्स है ना, वहां से ये टॉपिक्स लिए गए, पूरी NCERT नहीं पढ़ना है। जो जिन जिन चैप्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको पढ़ना है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो सारे यहाँ पे टॉपिक्स को कवर कर रहा है मैक्सिमम। कुछ ही चैप्टर्स होंगे जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है। मेरे को तो हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैथ में भी बात करूं, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट मैं इसमें रखना चाहूंगा तो समांतर श्रेणी को सेकंड नंबर में देना चाहता हूं। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज, आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को रिवाइज करो, ठीक है। देन आप सेकंड नंबर पे करो तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला कर लो। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे सांख्यिकी और प्रायिकता, ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। चौथा चैप्टर जो अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में देखे तो चौथा द्विघात समीकरण वाला। 5वें आप चल जाओ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 6ठा में आप यहाँ पे रख दो त्रिभुज वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर रहने वाला है इंपोर्टेंस वाइज, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या, समांतर श्रेणी, फिर ये क्षेत्रफल आयतन वाला, फिर सांख्यिकी वाला तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे द्विघात समीकरण, 5वें नंबर पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 6ठे नंबर पे आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये तो एक ही चैप्टर है, द्विघात समीकरण बहुपद, ये एक ही है, इसको इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपोर्टेंस वाइज रहने वाला है। विज्ञान की बात करें भाई, साइंस का क्या करें। साइंस में भैया 10वीं की जो बुक है ना NCERT, पूरे सवाल वहीं से आ रहा है, लेकिन भैया पूछने का तरीका डिफरेंट है। पूछने का तरीका वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, मैच्ड कॉलम है।
तो वो यहाँ पर थोड़ा रहता है, लेकिन ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहीं से ले रहा ना, वो एनसीईआरटी से बेस ले रहा ना। बस ये 10-12 चैप्टर को निपटा दो भाई अच्छी से, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर साइंस बायो के और 4-5 चैप्टर अपने फिजिक्स के, बस साइंस में काम कंप्लीट होता है। ऐसे ही सोशल साइंस का है, सोशल साइंस में भी आपको ये जो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। नो कोई एमपीजी के, नो कोई करंट अफेयर, बस इन्हीं 4 जो है टॉपिक्स इसको लपेटना है। कहां से? एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी जिनको भाई पढ़ने में प्रॉब्लम है उनके लिए भी अल्टरनेटिव बताने वाला हूं क्या रहने वाला है। अंग्रेजी के लिए देखो, अंग्रेजी में क्या है, फर्स्ट फ्लाइट एंड जो प्रोज एंड पोएट्री है भाई, वहां पे पूछ क्या रहा है वो देखो, जो यहाँ पर जो गद्य पद या जो प्रोज एंड पोएट्री है उनमें चैप्टर्स में जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि आपको वो चैप्टर्स पढ़ा वाला होना चाहिए अच्छी से, तब उन जो घटनाएं घटित हुई है या फिर किसी कैरेक्टर का नाम क्या था, ठीक है, इस प्रकार की चीजें भी पूछी जाती है। इसके अलावा लेखक कौन है, जो उसका यहाँ पर राइटर कौन है, ऑथर कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर बेस्ड यहाँ पे आपको मॉडल्स के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं, इसके अलावा डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, टेंसेस के भी कुछ सवाल थे, ठीक है, वर्ब से रिलेटेड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और राइटिंग लेटर ऐसे। तो यहाँ पर 2-3 सवाल इसके भी देखने को मिले कि भाई ये किस टाइप का यहाँ पर लेटर है, किस टाइप का ऐसे है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के इंग्लिश का यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये पूरा यहाँ पर इसका जो है हमारा एनालिसिस रहा, रिव्यू रहा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तैयारी का। जिनके पास भी अभी मिनिमम 4 से 5 दिनों का टाइम है, जिनका पेपर 1 जुलाई के बाद में है, ठीक है, 1 जुलाई से 8 जुलाई के आसपास तक ये पेपर चलने वाला है, तो जिनके पास में भाई मिनिमम 4 से 5 दिन है या फिर इससे ज्यादा टाइम बचा हुआ है, वो लोगों को क्या करना चाहिए कि भैया देखो जितने टॉपिक मेंशन है उसको तो रिवाइज करना ही है। कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा मैं अब बात करूं ना, पेपर का सोर्स है मेन है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो है ये तो भैया मेन हमारा रामबाण है, जो पढ़ सकते हैं या जिन्होंने पढ़ी है पढ़ लो, रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिनको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि एनसीईआरटी तो भैया 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन हमको यहाँ समझ ही नहीं आता कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़े, किस हिसाब से पढ़े, क्योंकि वहां तो चैप्टर दे दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस का नेचर अलग है थोड़ा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी की है, इसमें कोई शक नहीं है। एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है बेसिक आपको वहीं से कवर करना चाहिए वैसे तो। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए क्या है, जिनको प्रॉब्लम है एनसीईआरटी तो फ्री में पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको चाहिए भैया कि हमको कोई गाइड बुक टाइप का कोई नोट्स मिल जाए, बस कि हम बस इस नोट्स को पढ़ ले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम तो 10वीं की एनसीईआरटी बुक भैया पूरा साल पढ़ते हैं। हमसे हमारे पास तो पूरा साल क्या है, अभी 1 महीने का नहीं, 15 दिन का भी टाइम नहीं, हमारे पास में 4-5 दिन, 8-10 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है। हमको चाहिए नोट्स जो टू द पॉइंट हो, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड भी हो, उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाए, हमारी थ्योरी भी कवर हो जाए। उनके लिए है रामबाण नोट्स, जिनको मैंने फॉलो किया है, ठीक है। जिन नोट्स को मैंने पढ़कर 79 आउट ऑफ 100 यहाँ पर करेक्ट किए हैं, वो आप किस प्रकार से 70-75 प्लस आपका स्कोर पहुंचा सकते हो, उसके लिए नोट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में जो कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, जिनके पास में टाइम कम है, जो कम से कम टाइम में उस नोट्स को पढ़कर, एक नोट्स आपको 150 पेज, 100, 150, 200 पेज के अंडर इतना पढ़ के, ठीक है, आप यहां पर कवर कर सकते हो चीजों को। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना क्या है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से इस लिंक को कॉपी करके लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। एजुकेट ऐप की भी लिंक है, या फिर लिंक नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए एजुकेट ऐप, उसमें रजिस्टर करिए अपने मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी से, और जब नेक्स्ट करते हुए उसमें कुछ फंक्शंस रहेंगे, उसको नेक्स्ट करते हुए बैच आईडी इंटर करने का एक ऑप्शन आएगा। बैच आईडी में आपको जो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बैच आईडी करके यहाँ पर कुछ अंक दिए हैं, इन अंक को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इस ऐप में, एजुकेट ऐप में पेस्ट करके इंटर कर देना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ई बुक्स है सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल ही नॉमिनल फीस में आपको ये यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। नॉमिनल फीस में जो है ई नोट्स आपको जो है ये मिलने वाले हैं एजुकेट ऐप पर भी, साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी, ठीक है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।